तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि थ्री फेज सप्लाई किसको देते हैं, इंडक्शन मोटर को, है ना। या हम लोगों ने क्या किया था, अभी तो मोटर नहीं है, अभी स्टेटर पढ़ा है हमने। तो जस्ट हमने क्या किया, इस स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दिया, आर वाई एंड बी, ठीक है। ये तीन फेज सप्लाई है, तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का वो था, डिफरेंस था, फेज डिफरेंस। और आफ्टर डेट हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, इस स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटेट करता है ना। एमएमएफ क्या कर रहा है यहाँ पास, रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोलता था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही बोला था हम लोगों ने, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है, ये कितनी स्पीड से रोटेट करता है, ये स्पीड से रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से ये रोटेट करता है। और ये जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा था 120 इंटू एफ बाई पी, है ना। ये हम लोगों ने देखा था, इस स्पीड से ये क्या करता है, रोटेट आपका कर रहा है। यहाँ तक का चीज देखा था। और ये कहाँ रोटेट कर रहा है, एयर गैप में। कहाँ, ये किस में रोटेट कर रहा है, ये एयर गैप में, ठीक है। यहाँ तक का चीज को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एन पोल और एस पोल कैसे क्रिएट होता है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं, बेसिक चीज है वो। तो जैसे मान लो ये आपका क्या है, जैसे मान लो ये क्या है आपका स्टेटर पार्ट है ना। ठीक है, ये क्या है, मान लो आपका स्टेटर पार्ट है। अब इस स्टेटर पार्ट में क्या है आपका, जैसे कल हमने क्या बोला था, रिजल्टेंट फील्ड, यही बोला था ना। रिजल्टेंट फील्ड मान लो आपका है, तो ये मान लो आपका रिजल्टेंट फील्ड है, ये मान लो, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्टेंट फील्ड है। मैक्सिमम रिजल्टेंट फील्ड कब होगा आपका, बताया था ना, थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू जब ओमेगा टी होगा, है ना, या ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा होगा, तब क्या होगा आपका मैक्सिमम फील्ड होगा। और उस मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3/2 एफ एम। मान लो ये कोई फील्ड है, मान लो क्या है, ये कोई आपका फील्ड है, और ये बीच, ये तो स्टेटर है, ये पूरा स्टेटर का स्ट्रक्चर है, तो बीच में क्या है भाई आपका एयर गैप है। कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ये लिखवाता हूं कि यदि कोई फील्ड लाइन, यदि कोई फील्ड लाइन क्या हो, एयर गैप में निकले, यदि कोई फील्ड लाइन एयर गैप में जाए, एयर गैप में जाए, कहां से, ऐसा लिखता हूं, फ्रॉम बॉडी टू एयर गैप, फ्रॉम बॉडी टू एयर गैप। तो वो तो वो वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, वो वाला पार्ट बिहेव करेगा एन पोल की तरह, ठीक है। लिखते जाना है ना, एन पोल की तरह बिहेव करेगा। इफ फील्ड लाइन, यदि कोई भी फील्ड लाइन फ्रॉम एयर गैप टू बॉडी, एयर गैप टू बॉडी जाएगा, तो वो वहां पर क्या करेगा, एस पोल की तरह ये बिहेव करेगा। एस पोल की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। अब यहां देखो कैसे एन और एस पोल होगा हमारा, समझो। ये फील्ड लाइन है और ये एयर गैप है, तो देखो यहां पर फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, फिर यहां से ये वाला पार्ट बॉडी है, स्टेटर का बॉडी है ना ये। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी से एयर गैप में जा रहा है कि नहीं। ये वाला लाइन कहाँ जा रहा है, बॉडी टू एयर गैप। तो बॉडी टू एयर गैप जा रहा है, तो देखो कहाँ है, बॉडी से एयर गैप मतलब एन पोल। तो ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा,
इसको मैं आधा कर देता हूँ क्योंकि 2 पोल के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, n पोल की तरह। अब ये देखो ये ऐसे गया, फिर ये एयर गैप से बॉडी की ओर जा रहा है कि नहीं, एयर गैप से कहाँ जा रहा है, ये बॉडी की ओर जा रहा है। तो ये वाला पार्ट फिर किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पास ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा। समझ आया। तो अब स्टेटर में ये जो एन और एस पोल है, क्या ये स्टेशनरी है, ये कौन सी स्पीड से घूम रहा है आपका, ये आपकी ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। या फिर इसको अगर आप ऐसा रेडियन में नहीं लिखना चाहो तो एन एस स्पीड से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। तो एन एस स्पीड से क्या हो रहा है, ये पोल भी क्या किस स्पीड से घूमेगा, एन और एस स्पीड से, एन एस स्पीड से क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से ये भी पोल भी क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, इसलिए फील्ड भी रोटेट कर रहा है। तो जस्ट एक परमानेंट मैग्नेट को समझो, इसका एनालॉजी, एक परमानेंट मैग्नेट को आप सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर दो, घुमा दो, तो उसके परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स निकल रहा है वो घूमेगा ना, उसी के साथ साथ एन से जो फ्लक्स निकल रहा है ना, तो उसी तरीके से ये बिहेवियर है। समझ आया, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर मैं आपको टॉर्क प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, है ना। ये चीज यदि समझ आ गया तो टॉर्क प्रोडक्शन हम आपको पढ़ाएंगे। जल्दी लिखो। तो अगर 4 पोल होगा तो ऐसे 4 पोल क्रिएट होंगे, है ना। तो जस्ट मैंने आपको 2 पोल के लिए समझाया है। लिख लिए, चलो अब आप लोग लिखो टॉर्क प्रोडक्शन। हो गया नहीं, एक मिनट, एक मिनट, चलो। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब, टॉर्क प्रोडक्शन, टॉर्क प्रोडक्शन इन रोटेटिंग मशीन। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट को जब हम सीख जाएंगे ना, फिर हम लोग इजिली वर्किंग प्रिंसिपल को समझ जाएंगे। ठीक है, तो टॉर्क प्रोडक्शन इन रोटेटिंग मशीन। सिंपली टॉर्क क्या होता है पहले मैं वो आपको वो समझाता हूं, उसके बाद मैं टॉर्क प्रोडक्शन आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, ये मान लो आपका एन पोल है, ये मान लो आपका एस पोल है। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, एक कंडक्टर रख देते हैं, एक कंडक्टर रख देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसका डायरेक्शन एन टू एस। ठीक है, मान लो इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल डॉट, मान लो कुछ समय के लिए ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, डॉट। डॉट मतलब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, डॉट मतलब क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है। अब मेरे को इसमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि मेरे पास फ्लक्स है बी फ्लक्स डेंसिटी है और करंट है मेरे पास मान लो आई। तो फिर मैं कौन सा हैंड रूल यूज करूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो देखो ये ऐसा, ये बाहर निकल रहा है, तो फोर्स किस दिशा में आया, फोर्स किस दिशा में आया आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में आया कि नहीं, फोर्स आया आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लेता हूं ये एक फोर्स है T1 मान लो। ठीक है, अभी के लिए T1। लेकिन अब क्या होगा ना, अब आप लोग समझना कि भाई इसमें तो करंट है, अब ध्यान से समझना, करंट है, आई करंट है। ठीक है, मेरे पास फ्लक्स बी भी है,
मेरे पास फ्लक्स बी भी है, मेरे पास बी भी है, मेरे पास आई भी है, करंट है। अब ये होने के बाद एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना, बी है, मेरे पास आई है, मेरे पास कंडक्टर का लेंथ एल है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, एक फोर्स जनरेट हुआ, हुआ कि नहीं, ठीक है, एक फोर्स जनरेट हुआ। अब समझना, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास फोर्स है, मतलब एक फोर्स है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास बी है कि नहीं, मेरे पास फ्लक्स भी तो है ना, मेरे पास फोर्स भी है, और मेरे पास कंडक्टर ऑफ लेंथ भी है कि नहीं। तो भाई ये रहने पे मेरा इंड्यूस ईएमएफ भी तो आएगा, मेरा ईएमएफ आएगा कि नहीं, क्योंकि राइट हैंड रूल क्या बोलता है, आपके पास क्या रहना चाहिए, एक फोर्स रहना चाहिए, एक फ्लक्स रहना चाहिए, और एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ हेलो जी भैया, ठीक है। तो ये हो क्या हो गया हमारा, बी आई एल एफ बी एल, ठीक है, समझ आया। तो भाई यदि मेरे पास राइट हैंड रूल क्या बोलता है, मेरे पास यदि फोर्स है, मेरे पास यदि फ्लक्स है ना, और मेरे पास कोई लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो मेरे पास क्या है, ईएमएफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये भी तो है, देखो ये आया तो यहां से फोर्स आया, यहां से मेरे को फोर्स मिल गया, फोर्स मिलने के बाद मेरे को क्या मिल गया, ईएमएफ मिल गया, मिलेगा कि नहीं। और ईएमएफ मिलने से मेरे को क्या मिल जाता है, मान लो मेरे को क्लोज सर्किट है, इसलिए मेरे को करंट मिल जाता है, समझ आया। अब ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास क्या है, ये अप डायरेक्शन में फोर्स है, राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे पास अप डायरेक्शन में फोर्स है, नहीं मैं इस फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक मिनट चलो करते हैं इसका ईएमएफ। मेरे पास ये हो गया फोर्स, है ना, ये हो गया मेरे पास फोर्स, और ये हो गया मेरे पास फ्लक्स, और ये हो गया मेरे पास ईएमएफ, सॉरी ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया डॉट फोर्स। ये कौन सा राइट हैंड रूल, अभी मैंने क्या किया था, डॉट मतलब बाहर, हाँ ठीक। अब देखो ये आ रहा है, मेरे पास क्या हो गया, समझ आएगी नहीं, ये हो गया मेरे पास फोर्स, है ना, और ये हो गया मेरे पास, एक मिनट में, ये फोर्स हो गया, और ये तो डॉट मतलब क्रॉस हो रहा है ना, तो इसको मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ये फोर्स नीचे, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको, है ना, मेरे क्या फोन वोन आ जाता है ना, तो मैं क्या पढ़ा रहा था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ चलो मैं फिर से पढ़ाता हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा भूल गया मैं क्या पढ़ा रहा था, एक मिनट, मैं फिर से पढ़ाता हूँ, है ना। लिखना, टॉर्क प्रोडक्शन, फ्लो क्या है, टूट जाता है ना, फोन ऑन आता है, टॉर्क प्रोडक्शन इन रोटेटिंग, टॉर्क प्रोडक्शन इन रोटेटिंग मशीन, टॉर्क प्रोडक्शन इन रोटेटिंग मशीन। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने बना दिया एन, यहाँ पर हमने बना दिया एन, यहाँ पर हमने बना दिया एस, और उसके बाद फिर ये हो गया हमारा फ्लक्स लाइन, ध्यान से समझना, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स लाइन, फ्लक्स लाइन, दिस एंड दिस। उसके बाद हो गया हमारा कंडक्टर, ये हो गया हमारा कंडक्टर, ऐसा। अब ध्यान से समझो, अब देखो मेरा जो ये कंडक्टर है ना, अभी समझना, मैंने क्या किया, यहाँ पास करंट दिया, दिया कि नहीं, यहाँ पास मान लो करंट हमने क्या कर दिया, डॉट करंट दिया, और यहाँ पास हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, ये, तो मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकता हूँ कि नहीं, तो ये हो गया,
और ये डॉट हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आया हमारा, ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया, टी आया कि नहीं, टी फोर्स का डायरेक्शन आया। अब ध्यान से समझना कैसे, यहां पर जो करंट फ्लो हुआ, यहां पर जो करंट फ्लो हुआ, वो करंट के कारण, वो करंट के कारण क्या हुआ, राइट हैंड रूल यूज करो और देखो इस करंट के कारण ये कंडक्टर के चारों साइड क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा कि नहीं। ध्यान से समझना, फोर्स को मेरे को समझाना है, एक्चुअली होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं, ब्लू वाला पार्ट ये, ठीक है, ये होगा। ये कैसे आया ये फोर्स, मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये कंडक्टर के कारण क्या हुआ, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हुआ उसके कारण एक और फ्लक्स आया मेरा, इस फ्लक्स को मैं क्या बोल लेता हूं, मान लो φ1 है ना, ये वाले फ्लक्स को मैं बोल लेता हूं φm। अब बिकॉज कंडक्टर में ये करंट फ्लक्स आया करंट फ्लो होने के कारण, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये राइट हैंड रूल यूज किए तो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो ध्यान से समझो, ये वाला फ्लक्स, जो ग्रीन वाला जो फ्लक्स दिख रहा है आपको, है ना, जो ग्रीन वाला फ्लक्स लाइन आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन किधर है, ऐसा है, इस दिशा में है। और ब्लू वाला जो फ्लक्स लाइन है यहां पर इस वाले पोर्शन में देखो, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं, और उसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ये देखो यहां पर, है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसल आउट करेगा, यहां पर क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। और जस्ट नीचे में देखो, नीचे में देखो, ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ब्लू वाले का कैसा है, इसका भी डायरेक्शन इसी साइड है कि नहीं, तो ब्लू वाले का भी इसी साइड है। मतलब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि ये टॉर्क आया कैसे है, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके तो कर लेते हैं, बट है क्या वो एक्चुअल में समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है फ्लक्स, दोनों फ्लक्स क्या हो रहे हैं, नीचे में ऐड हो रहे हैं, और यहां पर दोनों फ्लक्स क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फाइनली रिजल्टेंट यदि मैं देखूंगा, फाइनली यदि मैं रिजल्टेंट को देखूंगा, तो आप बताओ, यहां पर मेरा यहां पर मेरा कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, और पूरा फ्लक्स लाइन कहां से जा रहा है आपका, फ्लक्स लाइन कहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जुड़ा है, तो ज्यादा फ्लक्स कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं, ये देखो जा रहा है, ऐसा जा रहा है फ्लक्स लाइन, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, फ्लक्स लाइन बहुत कम हो गया है। तो बताओ ये इस कंडक्टर में ये फोर्स, ये फ्लक्स लाइन फोर्स जनरेट करेगा, उसका दिशा क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो यही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, समझ आया, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो सबसे पहले मैंने आपको टॉर्क समझाया, ठीक है। सिंपल टॉर्क होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम फाइंड आउट तो कर लेते हैं टॉर्क का डायरेक्शन को, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि व्हाट इज द टॉर्क, इसलिए मैंने इसको लाया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टॉर्क है। तो देखो यहां पर तो दिशा मैंने फाइंड आउट किया, और यहां जो मैंने आपको बताया, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। तो जस्ट पूरा फ्लक्स लाइन क्या करता है, वो जो ये मान लो आपका कंडक्टर है, तो ये फ्लक्स लाइन क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, है ना। तो इस फ्लक्स लाइन जो कंडक्टर पे फोर्स कर रहा है, तो वो क्या करता है आपका, वो मूव करेगा। फिर अगर इसको मैं इस तरीके से रख दिया, और ये मान लो आपका फोर्स वो है फ्लक्स लाइन, तो ऐसे करेगा तो फोर्स लगा ना, तो फोर्स लगेगा तो ऐसा मूव करना चालू होगा। तो यही फोर्स को अगर ये रोटेटिंग इन नेचर हो गया है ना ऐसा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। लिखो, वो क्या फोन आ जाता है ना, फिर क्या पढ़ा रहे थे क्या नहीं पढ़ा रहे थे वो भूल जाता हूँ, भूल गया था। मेरे एक्चुअल में ये पढ़ाना था कि एक्चुअल में टॉर्क क्या होते हैं, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा वो जो। तो ये हो गया हमारा टॉर्क।
और इसी टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क। क्या बोलते हैं इसी टॉर्क को हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। लिख लिए, लिखो जल्दी। तो आपने क्या देखा, आपने यहां पर क्या समझा, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस कैसे हुआ, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हुआ। हमको दिखा कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए हमने सबसे पहला चीज तो हमने ये देखा कि दो फ्लक्स के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो फ्लक्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क we need to interact two fluxes, है ना। for production of torque we need to interact टू फ्लक्स, दो फ्लक्स का रहना जरूरी है, दोनों फ्लक्स के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक का मेरा टॉर्क प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है, लिखो इसको। इसके बाद फिर रोटेटिंग मशीन, रोटेट होने में हम स्टेटर और रोटर टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन रहेगा वो देखेंगे, है ना। फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क वी नीड टू इंटरेक्ट बिटवीन टू फ्लक्सेस, लिख लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला कंडीशन देखा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों ने क्या देखा कि कल हम लोगों ने क्या देखा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, होता है कि नहीं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसमें रहता है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में आता है, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं, टॉर्क को समझा रहा हूं अभी, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम कि वी हैव टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, F1 is equal to स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर आरएमएफ, ठीक है, एंड F2 is equal to रोटर आरएमएफ। ये मैं एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, रोटर आरएमएफ। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। ये मैं बनाता हूं, ये हो गया भाई मेरा स्टेटर, है ना। ये क्या हो गया मेरा स्टेटर, अब इस स्टेटर का कोई फील्ड है, इस स्टेटर का कोई फील्ड लाइन है। तो मान लेता हूं स्टेटर का फील्ड लाइन क्या है आपका, ये है, ठीक है। मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैक्सिमम कंडीशन को हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम फील्ड यहां पर आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, F1, ठीक है, F1। तो ये वाला पार्ट क्या होगा भाई बताओ, N होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, S होगा। और ये कौन से स्पीड से घूम रहा है आपकी, सिंक्रोनस स्पीड से। मान लेता हूं क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा S या NS, ठीक है।
इस स्पीड से ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर मैं क्या बनाता हूं, मैं रोटर सरफेस बनाता हूं। मैं रोटर सरफेस बनाता हूं। ये क्या हो गया मेरा, रोटर हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया मेरा, रोटर हो गया। अब मैं रोटर फील्ड बनाता हूं। मान लो रोटर फील्ड क्या है आपका, कुछ ऐसा है। ठीक है भाई, ये मान लो क्या है आपका, रोटर फील्ड है F2। अब ये बताओ ये क्या, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हम्म? हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, ये रोटर सरफेस है ना, ये एयर गैप नहीं है, दिस इज द रोटर सरफेस। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो इसको ना मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं, अब समझ आया, दिस इज द रोटर सरफेस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्टेटर का पार्ट है, और ये जो बीच में है वो क्या है हमारा, एयर गैप है। मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर इसका पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, मान लो ये आधा आधा है, यहाँ ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ। अभी मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था ना, ये रोटर का बॉडी है, ये बॉडी है, और ये स्टेटर का बॉडी है। ठीक है, तो स्टेटर वाला तो आप समझ गए हो। रोटर वाले में देखो एयर गैप से यहाँ आ रहा है कि नहीं, एयर गैप से बॉडी में आ रहा है, तो एयर गैप से जब बॉडी में आता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एस पोल की तरह करेगा कि नहीं। और यहां पर देखो बॉडी से एयर गैप में जा रहा है कि नहीं, बॉडी से एयर गैप में जा रहा है, तो बॉडी से एयर गैप में जाएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एन पोल की तरह। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये वाला क्या है आपका, और ये भी कौन से स्पीड से घूम रहा है, ये भी आपका ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। एज्यूम करो कि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। अब जब दोनों की स्पीड सेम है, ध्यान से समझो भाई, ये वाला पार्ट क्या है आपका, एन है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, एस है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहां छोटा सा बनाता हूं आपको। ये हो गया रोटर वाला पार्ट, ये हो गया एन, ये हो गया एस। ठीक है, और ये हो गया आपका स्टेटर वाला पार्ट, ये हो गया आपका एन, और ये हो गया आपका एस। ऐसा ही है ना? ठीक है, एक थोड़ा बड़ा कर देते इसको। अब मेरे को बताओ क्या होगा, ऐसा रखने से क्या होगा, जस्ट सोच के बताओ, ऐसा रखने से क्या होगा। ये जो एस है वो इसके साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा कि नहीं, और ये जो एन है वो इसके साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा कि नहीं, करेगा ना। बट दोनों की स्पीड सेम है, पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पीछे भागेगा, लेकिन दोनों की स्पीड सेम है। तो आप इमेजिन करो कि यदि एक झूला है, झूला देखे हो ना, तो झूला में दो आदमी बैठते हैं, जैसे वो झूला आता है, आप जो मेला में जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं नीचे वाले को पकड़ लूंगी या पकड़ लेंगे, है ना, बट आप पकड़ पाते हो क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड 0 है, क्योंकि दोनों सेम है ना। ठीक है, और जैसे मान लो कोई दूसरा झूला में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करो, दो झूला है और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ, यहां पर एक आदमी, दोनों अगर एक साथ ऐसा झूले और एक साथ वापस आए, तो जो इसके अंदर में बैठा है उसको, या इसके अंदर में बैठा हुआ आदमी कैसे लगे, यार ये तो मेरे साथ जाता है और मेरे साथ वापस आता है, इसी लगेगा ना। जबकि नीचे खड़ा हुआ आदमी को क्या लगेगा कि वो दोनों स्पीड में झूल रहे हैं, लगेगा ना।
लेकिन जो झूले में बैठे हुए हैं तो वो आपस में क्या लगेगा कि दोनों रिलेटिवली क्या है, स्टेशनरी है। समझ रहे हो, रिलेटिवली स्टेशनरी है। तो ये जो दोनों फील्ड है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, इस एस को पकड़ने की कोशिश करेगा। ये एस जो है वो इस एन के साइड अट्रैक्ट होगा। समझ आ रहे हैं ना। तो दोनों अट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, एक टॉर्क क्या करेगा, जनरेट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं, टॉर्क जनरेट करेगा। और टॉर्क जनरेट होने के कारण क्या होगा, ये जो रोटर है, ये जो रोटर है वो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये रोटर जो है वो क्या करने लगेगा, आपका घूमने लगेगा। तो जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क आपका होगा, इसको मिटा देता हूं, जो टॉर्क होगा टी, टी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, F1 F2, और ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा। ठीक है, अल्फा। तो F1 F2 साइन अल्फा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, इसके भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और ये दोनों के बीच का एंगल पे भी डिपेंड करेगा। यदि ये एंगल बहुत लार्ज हो गया, आप ध्यान से समझो, यदि किसी कारण से, मैं बताऊंगा बाद में कि किस कारण से एंगल लार्ज होता है, बट अभी रहने दो। तो एंगल जब ये लार्ज होगा, तो जैसे जैसे ये वैल्यू जैसे जैसे लार्ज होगा क्या होगा, और एंगल बहुत कम हो गया तो क्या होगा, सोचना इसको। ठीक है, दिस इज द एंगल। अब ये देखो, F1 हो गया, F2 हो गया, ये दोनों फील्ड हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या कंडीशन देखा, कि पहला कंडीशन तो दो फील्ड रहना जरूरी है, टू मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड रहना जरूरी है। और क्या रहना जरूरी है, एंगल, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल। दोनों के बीच में क्या रहना जरूरी है, टॉर्क एंगल का रहना जरूरी है। यदि टॉर्क एंगल 0 हो गया तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि वो पकड़ने का कोशिश ही नहीं करेगा, दोनों सेम स्पीड से घूम रहा है। कहने का मतलब देखो, समझो कि यदि भाई आप मेरे को बताना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, है ना, इसको समझने के लिए। जैसे मान लो ये आपका NS पोल है, ये हो गया N और ये S हो गया, और इसी में फिर मैंने बना दिया NS पोल, ये भी NS है। तो आपको दो दिख रहा है कि एक दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना। तो कैसे इंटरेक्ट होगा, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 0। समझ आया, ये मतलब है अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, दोनों के बीच में टॉर्क एंगल का रहना भी जरूरी है। यदि टॉर्क प्रोडक्शन मेरे को किसी मशीन में चाहिए, तो सबसे पहला चीज दोनों सेम स्पीड से घूमे। दूसरा चीज क्या चाहिए मेरे को, दोनों के बीच में एक एंगल क्या रहना चाहिए। तो देखो ये इस टाइप से दोनों के बीच में एक एंगल रहेगा, तो इसको पकड़ने की कोशिश करेगा और ये घूमते रहेगा। समझ आ रहा है, घूमते रहेगा। तो ये दूसरा चीज हो गया मेरा टॉर्क प्रोडक्शन के लिए। अब मेरे को बताओ दोस्त, तीसरा चीज क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर, रहना चाहिए कि नहीं। तो टॉर्क प्रोडक्शन के लिए तीसरा कंडीशन क्या है आपका, टॉर्क प्रोडक्शन के लिए तीसरा कंडीशन है नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर is equal to number of poles in rotor। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि इफ अनइक्वल कर देते हैं, करके देखें, अनइक्वल होगा तो क्या होगा, करके देखें। चलो, अनइक्वल होगा तो नो इंटरेक्शन, मैं करके दिखाता हूं। ये हो गया आपका स्टेटर वाला पार्ट। ठीक है,
तो स्टेटर का मान लेता हूं मैं 4 पोल है, N N S S, ठीक है। स्टेटर के पास क्या है, आपके पास 4 पोल है और एक रोटर है, रोटर के पास मैं मान लेता हूं 2 पोल है, ठीक है। ये आपका कोई रोटर है, इस रोटर के पास मैं मान लेता हूं 2 पोल है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं दिस इज द S और दिस इज द N, ये हो गया। तो ये रोटर हो गया, ये स्टेटर हो गया। अब क्या होगा पहले बताओ, ध्यान से समझना। ये N इसको क्या करेगा, ये N क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देता हूं तब अच्छे से समझा पाऊंगा। S को यहां कर दो क्योंकि एंगल भी रहना चाहिए ना, N, चलो मैं एंगल भी रख दिया, ठीक है, दोनों के बीच में। अब ये वाला S क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये N क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझना, ये S क्या करेगा, मैं स्टार्टिंग से चालू करता हूं पिक्चर एकदम स्लो मूवी की तरह। ये S क्या करेगा, इसके S को यहां पर इसके पार्ट को रिपल करेगा, S, तो ये मूव होके मान लो कहां गया, इधर गया, ठीक है। अब ये N क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये घूम के क्या गया, यहां तक आया। अब जैसे ये यहां पास आया, यहां पास आ गया, चलो घूम के। अब ये S क्या करेगा, इसको, ये S क्या करेगा, इसको फिर फेंकेगा वापस, तो वापस जा। S क्या करेगा, इसको वापस फेंकेगा। उसी तरीके से यहां नीचे में भी होगा। तो आपस में क्या कर दिया इसने, ब्लॉक कर दिया। मतलब वो एक क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिपल कर देता है, फिर अट्रैक्ट कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों पोल जब तक सेम नहीं रहेंगे तब तक क्या होगा, आपका रोटर रोटेट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बट लोग तो इसको याद कर लेते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये N और ये N क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, फेंकेगा, समझ रहे हो। और ये क्या कर देगा, SN इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। फिर ये N और N क्या करेगा, जैसे मान लो ये N, फॉर एग्जांपल ये N रिपल हुआ और रिपल होके ये N कहां पहुंच गया, यहां पास पहुंच गया, ठीक है। और ये S कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब ये क्या करे, इसको अट्रैक्ट तो किया, अब ये वाला N क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, समझ रहे। तो यहां से यहां तक पहुंचा, फिर ये यहां से यहां वापस, समझ आ रहा है। तो फाइनली ये तो स्लो मोशन मूवी की तरह समझे हम, बट एक्चुअल में जब ऐसा करेंगे तो ये क्या कर देगा, एक्चुअल में ये अंदर में क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ये क्या होगा, रोटेट होने नहीं देगा। इसलिए कभी भी हम दो डिफरेंट पोल में स्पीड क्या हो जाएगा, रोटर की स्पीड क्या हो जाएगा, 0, मतलब वो घूमेगा ही नहीं। इसलिए हमको टॉर्क प्रोडक्शन के लिए मस्ट कंडीशन है, सबसे पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए। मैंने आपको समझाया कि क्यों 2 मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए, बिकॉज इंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इंट्रैक्शन के लिए आपका 2 मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए। दूसरा चीज मैंने आपको क्या समझाया कि दोनों की स्पीड सेम रहनी चाहिए। यदि स्पीड सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देगा, समझ रहे हो, पल्सेटिंग नेचर टाइप हो जाएगा। तो स्पीड सेम रहना चाहिए। तीसरा चीज और क्या रहना चाहिए, आपका टॉर्क एंगल रहना चाहिए, है ना। टॉर्क एंगल रहना चाहिए, जो अल्फा मैंने लिखा है। टॉर्क एंगल नहीं रहा है तो दोनों आपस में मैच कर देंगे, और एक ही स्पीड से घूम रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो घूमेगा ही कैसे, समझ रहे हो कि नहीं। आप वो स्टोरी सुनो, एक गधा रहता है, उसको रस्सी से बांध देते हैं और उसके आगे क्या घुमाते हैं, कुछ उसके खाने का घास है मान लो, तो घास को उसके आगे में रख देते हैं। वो जितनी स्पीड से घूम रहा है, घास भी उतनी ही स्पीड से घूमता है, तो वो हमेशा घास को पकड़ने की कोशिश करता है। मान लो यदि वो घास उसके मुंह में आ गया तो क्या वो गधा घूमेगा, नहीं, गधा घूमेगा नहीं। तो आपका मशीन काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा। बस वही स्टोरी है सेम, समझ रहे हो। तो गधे और घास के बीच में एंगल रहना चाहिए कि नहीं रहना, तभी तो गधा घास को देखेगा। और मैं जैसे एग्जांपल, मेरे को नहीं पता कि गधा घास खाता है कि नहीं, ठीक है,
जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो बकरी है, फॉर एग्जांपल बकरी तो घास खाती है, और बकरी को यदि मेरे को गोल गोल घुमाना है, ठीक है, तो बकरी के सामने मैं क्या रख दूंगा, घास रख दूंगा, और उस घास को और बकरी को सेम स्पीड से घुमाऊंगा, तो वो जो मेरा मशीन है उसको वो घुमाने लग जाएगी। एक एग्जाम्पल, ठीक है। उसी तरीके से गाय को भी ले सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं, कि दोनों के बीच में एंगल, अगर मान लो गाय है, यदि गाय है या बैल है, जो भी है, बैल के सामने आपने घास रखा और अगर दोनों की स्पीड एक नहीं हुई और बैल इसकी स्पीड ज्यादा है मान लो घास वाले की, तो घास वाला घूम के इसको क्रॉस कर देगा ना, तो इसको क्रॉस करेगा कहीं कहीं पर, तो ये खा देगा घास को, और जैसे ये घास को खाएगा तो आपका बैल भागेगा क्या, नहीं, रुक जाएगा ना। एनालॉजी समझो। और यदि मान लो घास और बैल की स्पीड सेम है, तो बैल हमेशा इस घास को खाने की कोशिश करेगा और ये गोल गोल घूमते रहेगा, हमेशा घूमते रहेगा, दोनों की स्पीड सेम है, क्योंकि ये ना इसको पकड़ पाएगा ना ये इसको क्रॉस करेगा। क्लियर है? वही कॉन्सेप्ट आपका टॉर्क प्रोडक्शन के लिए, कि टॉर्क एंगल आपका रहना चाहिए। तीसरा चीज क्या है, मैंने आपको अभी समझाया कि नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, लिख लो इसको। तो ये हो गया आपका टॉर्क प्रोडक्शन के बारे में, है ना। अब इसके बाद मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं, लिखो जल्दी। लिख लिए ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर हम लोग समझने के लिए हम लोग सबसे पहला कंडीशन लेंगे कि यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये क्या है आपका स्टेटर, स्टेटर का 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है। ये यहां से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं आर वाई और बी, ठीक है। ये 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ये वाला पार्ट है आपका स्टेटर का। तो जब तीनों फेज सप्लाई देते हैं, ध्यान से समझना ना, पूरा पीछे का जितना पढ़ाया हो ना वो उसको समझे बिना यहाँ नहीं समझ आएगा वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस तीनों में करंट जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ये 3 करंट जाएगा। इस तीनों करंट के कारण ये क्या है, हमारा एयर गैप है, मान लो एयर गैप है। तो ये तीनों करंट के कारण क्या होगा, एक यहां पर एयर गैप में क्या आएगा आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो मेरे पास स्लिप रिंग टाइप का मोटर है। कौन सा टाइप का मोटर है, स्लिप रिंग टाइप का रोटर है। ये वाला पार्ट किसका है, अब प्रैक्टिकल करोगे ना तो और समझ आएगा, ठीक है। ये वाला वाइंडिंग किसका है, रोटर का है, ठीक है। अब रोटर, ये रोटर है, ठीक है। एकदम समझना, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको इंटरनल चीज। तो ये क्या है, आपका रोटर है। और ये जो रोटर है, इस रोटर को कंडीशन 1 में क्या करता हूं, कंडीशन 1, कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या करो, रोटर को कर दो आप ओपन सर्किट। रोटर को क्या कर दो, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब देखो इस साइड ओपन है ना, ये ओपन है ना, इसका एक टर्मिनल, ठीक है।
तो टर्मिनल ओपन होने के कारण यहाँ पर कोई भी रोटर करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। इस तीनों में कोई भी रोटर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई आर पर फेस, रोटर करंट पर फेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर? रोटर को हमने क्या कर दिया है? ओपन सर्किट। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डायग्राम पे। तो ये हो गया हमारा स्टेटर वाला पार्ट, है ना। और रोटर को हमने क्या कर दिया है? ओपन सर्किट कर दिया है। ये तो जैसी मैंने इसमें सप्लाई दिया आर, वाई और बी, जैसी मैंने इसमें सप्लाई दिया तो सप्लाई देने के कारण क्या हुआ? यहाँ पर से फील्ड लाइन आएगा। क्या आएगा भाई? यहाँ पर से एक फील्ड लाइन आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे करेगा, ऐसा रोटेट होगा, ऐसे रोटेट हो रहा था ना, कल समझाया कि नहीं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये देखो कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ऐसा होते हुए ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। कहीं पर ये मैक्सिमम आएगा, उसके बाद फिर ये कम होगा, फिर ये कहीं पर मैक्सिमम आएगा, फिर ये कम होगा, फिर कहीं मैक्सिमम आएगा। इस तरीके से करते हुए ये कौन सी स्पीड से घूमेगा? यहाँ सिंक्रोनस स्पीड से ये क्या करेगा? रोटेट करना है। ठीक है, तो जैसे ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओके, यहाँ पर मान लो ये मैक्सिमम है, तो ये क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब ये बताओ मेरे को, ठीक है सिंक्रोनस स्पीड से तो रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर और भी तो वाइंडिंग है ना बीच में, रोटर वाइंडिंग है कि नहीं? बताओ। यहाँ पर रोटर है और ये रोटर का भी तो वाइंडिंग है ना यहाँ पर, है कि नहीं? रोटर के वाइंडिंग है यहाँ पर, ऐसा लगा हुआ है कॉइल, ये इस तरीके से लगा हुआ है, समझ आ रहा है? तो ये वाला वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग, लेकिन ये ओपन सर्किटेड है। तो भाई आप मेरे को बताओ कि ये देखो, मैं समझा रहा हूं आपको, ये रोटर का वाइंडिंग है, ठीक है, ये आपका रोटर वाइंडिंग है। अब ये बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को कि यदि ये फील्ड लाइन है, यदि ये फील्ड लाइन है और ये फील्ड लाइन इसको गोल गोल घूम के रोटर वाइंडिंग को काट रहा है कि नहीं? काट रहा है ना, ये रोटर वाइंडिंग को काट रहा है कि नहीं? काट रहा है। अब आप बताओ कि रोटर वाइंडिंग क्या है? अभी स्टेशनरी है, रुका हुआ है रोटर वाइंडिंग, तो वाइंडिंग कुछ नहीं, ओपन सर्किट है, कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। बट ये कौन सी स्पीड से घूम रहा है? एनएस स्पीड से। तो एनएस स्पीड से जैसे घूम रहा है तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? ध्यान से समझो, याद करो, फ्लेमिंग याद करो, फेराडेस को इंटर करो, फेराडेस याद करो। एक फ्लक्स लाइन घूम रहा है और एक स्टेशनरी कंडक्टर को काट रहा है, एक फ्लक्स लाइन घूम रहा है और स्टेशनरी कंडक्टर को एनएस स्पीड से काट रहा है, तो ईएमएफ उसी फ्रीक्वेंसी का एक क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा सभी वाइंडिंग में, होगा कि नहीं? समझ आ रहा है? ठीक है, ईएमएफ क्या होगा? देखो ये फ्लक्स क्या कर रहा है? इसको, कंडक्टर को एनएस स्पीड से काट रहा है, एनएस स्पीड से। तो एनएस स्पीड से काटने के कारण हर एक वाइंडिंग में क्या होगा? आपका एक ईएमएफ जनरेट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हर एक वाइंडिंग में क्या होगा? आपका एक ईएमएफ जनरेट होगा। बट बिकॉज कि ये ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और इस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जिस फ्रीक्वेंसी से ये काट रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से काट रहा है ना, ओमेगा एस स्पीड से काट रहा है, ठीक है।
तो उसी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो देखो क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले हम लोगों ने 3 फेज दिया, किस में दिया, 3 फेज सप्लाई दिया हम लोगों ने स्टेटर में, 3 फेज सप्लाई दिया हम लोगों ने स्टेटर में। जैसे स्टेटर में हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई दिया तो क्या हुआ भाई, मेरा एयर गैप में मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है, सिंक्रोनस स्पीड ns। कहाँ आया ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमको एयर गैप में दिखा। अब बिकॉज हमारा रोटर कंडक्टर रखा हुआ है, रोटर कंडक्टर, तो रोटर कंडक्टर में क्या हुआ, रोटर कंडक्टर में, रोटर कंडक्टर में, रोटर कंडक्टर में क्या हुआ, मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसको मैं बोलूंगा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इस ईएमएफ इंड्यूस जो होगा किसके कारण हुआ, बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है, बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ। बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के कारण क्या हुआ, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ आया, और इस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी और इस 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, रहेगी कि नहीं, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि उसी स्पीड से तो काट रहा है ना ये, जिस स्पीड से हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया उसी स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, है ना। मान लो इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, एफ है, एफ है, एफ एस। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितने फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, एफ एस फ्रीक्वेंसी से, और उसी फ्रीक्वेंसी से कंडक्टर कट रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, आपका ईएमएफ भी जनरेट होगा। क्लियर, ठीक है। तो क्या मिला मेरे को कि रोटर कंडक्टर में क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हो गया, ई पर फेस, ई पर फेस एंड ई पर फेस। लिखो इसको, समझ आया, ये पहला स्टेप है। यदि मेरा रोटर कंडक्टर क्या रहा, ओपन रहा, ओपन रहा, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, क्या टॉर्क जनरेट होगा, क्या टॉर्क जनरेट होने के लिए कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 1, टू मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड। वेयर इज टू मैग्नेटिक फील्ड, है क्या हमारा रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है तो कहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट ही नहीं है, बिकॉज करंट नहीं है तो नो रोटर फ्लक्स, यहां लिख दूं, नो रोटर फ्लक्स। क्लियर, तो कोई भी रोटर फ्लक्स, नो रोटर फ्लक्स, तो पहला कंडीशन ही जीरो, पहला कंडीशन ही मेरा फुलफिल नहीं हुआ, टू मैग्नेटिक फील्ड मेरा नहीं मिला। तो दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला मतलब रोटर जब आपका ओपन सर्किटेड है तो घूमेगा क्या, इंडक्शन मोटर नहीं घूमेगा। पहला कंडीशन समझ आया, तो इंडक्शन मोटर मेरा रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा। क्लियर, गुड, लिखो जल्दी लिखो। ये जो समझा रहा हूं ना, ऐसा बुक में आपको नहीं मिलेगा, आपको जस्ट सिंपल सा दिया रहेगा, आप समझ जाओगे, बट इसको समझोगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा ये, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन 1, ठीक है। कुछ भी डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अब कंडीशन 2 में मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना। कंडीशन 2 में कंडीशन 2 ध्यान से समझना, कंडीशन 2, कंडीशन 2 में मैं क्या करूंगा, रोटर को क्या करूंगा, मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, प्लस
रोटर को मैं ब्लॉक कर दूंगा, घूमने नहीं दूंगा, इंटेंशनली मैं उसको पकड़ लूंगा कैसे भी करके। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मेरे को फिनोमिना समझना है कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो इंटेंशनली मैं क्या कर दूंगा, उसको पकड़ लूंगा, ठीक है, ब्लॉक कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक, ब्लॉक रोटर। समझ आया? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं स्टेटर में क्या करूंगा, स्टेटर में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं थ्री फेज सप्लाई दूंगा, आर वाई एंड बी, आर वाई एंड बी में मैं सप्लाई दूंगा, इज द स्टेटर पार्ट। तो जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा तो मेरा एयर गैप, एयर गैप, एयर गैप में क्या आएगा, मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना? एयर गैप में क्या आएगा, मेरा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, बट रोटर वाला पार्ट को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, रोटर वाला पार्ट को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथ ही साथ इसको मैंने क्या कर लिया, ब्लॉक कर दिया, कहीं मतलब ब्लॉक कर दिया, मतलब घूमने नहीं देंगे, हम इसको घूमने नहीं देंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो देखो ये जो है आपका, है ना, ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन क्या करेगा, ध्यान से समझो, किस स्पीड से घूम रहा है, ये रोटेटिंग स्पीड से घूम रहा है ना, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो देखो ध्यान से समझो, सिंक्रोनस स्पीड से ये इसको काटा, सिंक्रोनस स्पीड से काटा कि नहीं, तीनों वाइंडिंग को क्या किया इसने, सिंक्रोनस स्पीड से काट दिया। तो सिंक्रोनस स्पीड से जब इसको काट रहा है तो आप बताओ इस तीनों में क्या होगा, ईएमएफ आएगा कि नहीं? सिंक्रोनस स्पीड से जब इसको काट रहा है तो ईएमएफ आएगा, ठीक है, गुड। अब तीनों में क्या हुआ, आपका ईएमएफ आ गया। तो ईएमएफ पर फेज, ईएमएफ पर फेज, ध्यान से समझना, ईएमएफ पर फेज। बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ, बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ क्या होगा, मेरा करंट आएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, आई करंट, आई करंट, आई करंट। समझ आया कि नहीं? बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट मेरा क्या होगा, तीन करंट आएगा, आएगा ना, थ्री करेंट्स आएंगे। बिकॉज ऑफ ये तीन करंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थ्री करंट, तीन करंट के कारण क्या होगा, एक और फील्ड आएगा, आएगा कि नहीं, फ्लक्स आएगा। बिकॉज ऑफ इस करंट के कारण एक फ्लक्स आ गया, मान लो फाई 1, इसके कारण आया, मान लो फाई 2, इसके कारण आया, मान लो फाई 3। अब ये तीनों फ्लक्स मिल के क्या करेंगे, एक और, अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ तो कौन सी है, एफएस है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफएस है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफएस है ना, एफएस है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर फिर ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि तीन करंट आपस में मिलके क्या कर रहे थे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, उसी तरीके से क्या होगा, अभी आपका एक और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पिक्चर में दिखने लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक और हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पिक्चर में क्या करने लग गया, दिखने लग गया। तो इसको मान लो आप F2 और इसको मान लो आप F1, और इसके बीच में एक एंगल। समझ आया कि नहीं? इसके बीच में ये एंगल है ना, दिखा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिखा कि नहीं? तो अब टॉर्क प्रोडक्शन के लिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कहां है, टू मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड से है कि नहीं?
अब दो मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड से मिल गया मेरे को, समझ आया? दो मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड मतलब अब क्या होगा मेरा, इसको मैं लिख देता हूं रोटर रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड with speed of ns और ये क्या है आपका स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड ऑफ ns। क्यों दोनों की स्पीड सेम है? क्योंकि इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, यहाँ भी वही है। समझ आया कि नहीं? क्लियर? तो दो फील्ड क्या हो गया हमारा एयर गैप में स्टेबल हो गया, है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसी चीज को फिर से, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा कि कैसे आपका इंडक्शन मोटर काम करता है। ठीक है, यहाँ लिख लो रोटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, थ्री फेज सप्लाई दिया, थ्री फेज सप्लाई किसको दिया हमने, स्टेटर को। इसके कारण क्या हुआ, स्टेटर रोटेटिंग फील्ड आया, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल देता हूं F1। कहाँ आया ये, एयर गैप में। इसके कारण क्या हुआ आपका, ईएमएफ आया, ईएमएफ प्रोडक्शन हुआ, ई पर फेज इन किस में हुआ आपका, ये रोटर वाइंडिंग में। बिकॉज रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड था तो करंट फ्लो हुआ, है ना, करंट फ्लो हुआ, बिकॉज ऑफ दिस करंट आपका एक दूसरा फील्ड आया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटर फील्ड। अब रोटर फील्ड जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2। ठीक है, F इसकी स्पीड भी क्या है ns और इसकी स्पीड भी क्या है ns, लिखो यहां तक। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो पकड़े इंटेंशनली जो ब्लॉक की है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखना कैसे घूमने लगेगा मशीन, बस छोटा सा और फिर खत्म हो जाएगा। लिखो जल्दी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, रोटर को क्या कर देंगे हम लोग, अब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन लिखो, कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या करेंगे हम लोग, रोटर को क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ब्लॉक से हम लोग उसको हटा देंगे। ठीक है, तो समझो, अब देखो कि भाई ध्यान से समझना, मैं बनाता हूं यहां पर। ये हो गया हमारा स्टेटर पार्ट, ये हो गया मेरा रोटर पार्ट, समझो। यस, तो ये हो गया स्टेटर पार्ट। बिकॉज स्टेटर में क्या है, मेरा एक फील्ड है ना, स्टेटर में क्या है, एक फील्ड है, मान लो ये वाला, सॉरी
ये हो गया आपका स्टेटर फील्ड F1, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा एक रोटर फील्ड हो गया F2, F2 मेरा रोटर फील्ड हो गया, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, मान लो अल्फा या डेल्टा, जो ही मानना है मान लो, ठीक है। ये अल्फा एंगल है मान लो, F1 F2 और अल्फा एंगल है। अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन है कि नहीं, दो फ्लक्स है, ठीक है। समझना, मैं रिजल्टेंट का नहीं बता रहा हूं, बट अभी आपको समझने के लिए ये काफी है। तो F1 F2 अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन है कि नहीं, दो फ्लक्स है और दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं कि नहीं। अभी जस्ट ब्लॉक करके मैं जस्ट छोड़ा हूं, पकड़ा हुआ था मशीन को, अब जस्ट मैंने छोड़ दिया, तो इसकी स्पीड भी क्या है, ओमेगा एस, इसकी स्पीड भी क्या है, ओमेगा एस। मतलब यहां भी कोई आदमी बैठेगा, उसको ये क्या दिखेगा, एक दूसरे में रिलेटिव स्पीड क्या है, जीरो, है ना। रिलेटिव स्पीड मतलब पहले की स्पीड माइनस दूसरे की स्पीड, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। अब ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये घूम रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, टॉर्क आपका जनरेट होता है। और जैसे ही टॉर्क जनरेट होगा तो ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा कि नहीं। तो ये रोटर की स्पीड को मान लेता हूं मैं n, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या रोटर ns स्पीड से घूमेगा कि रोटर लेस देन n, ये जो n की वैल्यू है, मतलब अभी क्या हुआ, जैसी ब्लॉक फॉर्म से छोड़ा, तो जैसी ब्लॉक फॉर्म से छोड़ा तो मेरा क्या हो गया, टॉर्क जनरेट हुआ। टॉर्क जनरेट होने पर टॉर्क कहां जनरेट होगा, आपका रोटर में। अब जैसे टॉर्क जनरेट हुआ तो रोटर क्या होने लग गया, रोटेशन होने लग गया, रोटर रोटेट किया किस स्पीड से, n स्पीड से। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि रोटर की स्पीड, ये जो रोटर की स्पीड होगा वो n ग्रेटर देन ns होगा कि n इक्वल टू ns होगा कि n लेस देन ns होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तीनों में से एक ऑप्शन होगा। ये जो रोटर की स्पीड है n, ये n ग्रेटर देन ns होगा कि n लेस देन ns होगा कि n इक्वल टू ns होगा, बताओ। ns स्पीड किसकी है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है, बताओ। क्या, जोर से बोलो। पहला होगा, दूसरा होगा कि तीसरा होगा, n ग्रेटर होगा कि लेस देन होगा कि इक्वल होगा, ये पूछ रहा हूं, बस बताओ सोच के। n लेस देन ns होगा, करेक्ट आंसर है, n लेस देन ns होगा, ठीक है। तो ये जो n होगा वो लेस देन ns होगा। अब मैं बताता हूं क्यों n लेस देन होगा ns, मैं जस्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड जो है वो क्या होगी, आपकी कम होगी। बट आपने एक चीज गौर किया कि ये ऑटोमेटिक घूमने लगे, इसको हमको हाथ से कहीं घुमाना पड़ा क्या, या चालू करने के लिए कुछ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना, ऑटोमेटिक घुमा नहीं है। तो इसलिए इंडक्शन मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बोलते हैं, क्योंकि हमको इसको घुमाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक कुछ एक्स्ट्रा कहीं कुछ लगाना नहीं पड़ा, है ना। सिंगल फेस में हम लोग देखना, आप कैपेसिटर के बिना नहीं घूमता, घूमता है क्या, ये भी इंडक्शन मशीन है सिंगल फेस, लेकिन कैपेसिटर के बिना ये नहीं घूमता। तो ये यहाँ कुछ ऐसा कुछ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, यहाँ ऑटोमेटिक घूमने लग गया, इसलिए। लेकिन लेस देन सिंक्रोनस स्पीड ये घूमेगा। मान लो फॉर एग्जांपल इक्वल टू कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इक्वल टू क्या घूम सकता है, तो देखते हैं इक्वल टू घूम सकता है कि नहीं, आप खुद सोचना। दिस इज द जस्ट आपका ये वाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक रोटर कंडक्टर है। क्या होगा हम देखते हैं, n इज इक्वल टू, यदि ns हो गया तो क्या होगा, यदि रोटर की स्पीड आपके सिंक्रोनस स्पीड के बराबर यदि मैं कर दूं तो क्या होगा, हम समझते हैं। रोटर स्पीड
इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। अगर ये होगा तो क्या होगा हम समझते हैं। मान लो आपका ये क्या है, आपका ये कंडक्टर है, मान लो क्या है ये आपका कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने किसी स्पीड से घुमा दिया, मान लो 3000 आरपीएम से, ठीक है, 3000 आरपीएम से मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, और मेरा फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है कि नहीं? कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है? वो भी 3000 आरपीएम से एयर गैप में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लो यहां पर से ये एयर गैप है, ये रोटर है, ये भी 3000 आरपीएम से घूम रहा है, ये भी 3000। क्या ये इस रोटर कंडक्टर को काट पाएगा? ये फ्लक्स, ये मान लो रिजल्टेंट फ्लक्स है आपका फाई आर, मेरे को बताओ काटेगा? तो जब ये जो फ्लक्स है वो रोटर कंडक्टर को काट ही नहीं पाएगा, तो जब रोटर कंडक्टर को नहीं काट पाएगा तो ऐसे कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 0, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 0। क्यों? ns माइनस n इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है तो, है ना। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 0 हुआ तो ईएमएफ नहीं आया, तो ईएमएफ नहीं आया तो करंट इज इक्वल टू भी 0। करंट नहीं आया तो कोई रोटर फील्ड नहीं आएगा, समझ आ रहा है? कोई रोटर फील्ड नहीं आएगा, समझ आ रहा है? अब जब कोई रोटर फील्ड ही नहीं रहेगा तो टॉर्क ही नहीं आएगा। तो जब टॉर्क ही नहीं आएगा तो घूमेगा कैसे? n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पॉसिबल है n इज इक्वल टू ns करना? n इज इक्वल टू ns करना पॉसिबल है क्या? नहीं। कहने का मतलब n इज इक्वल टू ns हो ही नहीं सकता, n इज इक्वल टू ns हो ही नहीं सकता, ठीक है। यदि n इज इक्वल टू ns हो गया तो आपका रोटर घूमेगा ही नहीं, समझ रहे हो? रोटर आपका घूमेगा ही, जब रोटर घूमेगा ही नहीं तो n इज इक्वल टू तो 0 हो गया समझ आ रहा है ना? थोड़ा लॉजिकल है। तो ईएमएफ नहीं आएगा तो आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा तो फील्ड नहीं आएगा, फील्ड नहीं आएगा तो टॉर्क नहीं आएगा, तो मतलब रोटर घूमेगा ही नहीं, समझ आ रहा है? तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। मतलब यदि मैं मान के चलूं कि n इज इक्वल टू ns करूं, अगर मैं मानता हूं, एज्यूम किया मैंने, और एज्यूम करके मैंने आगे बढ़ाया पार्ट को, तो फाइनली मेरे को क्या मिला? n इज इक्वल टू 0 मिला। तो ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन इंडक्शन मशीन में पॉसिबल नहीं है। लिख लो, लिख लिया? इधर को लिख लिए हो ना, इसको लिख लिए, है ना। तो रोटर रोटेट करेगा n इज लेस देन ns स्पीड से, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल आगे पार्ट देखेंगे, स्लिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्लिप पढ़ेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, है ना, और इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इंडक्शन मशीन का। ओके, ठीक है।